बड़ा नहीं है कि पूरा गांव जला दिया, वो गलत नहीं था। वो तो गलत है। सर सरकारी अधिकारी कोई भी हो, नेता हो, पीएम भी हो, गलत हो तो थप्पड़ वाजिब है। नरेश मीणा जी थे, उनका एक वो कांड भी तो हुआ था ना थप्पड़। नरेश मीणा हीरो है लोगों का, रहेगा, और उसको कोई मिटा नहीं सकता उस हस्ती को। ना करेंगे थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, भाई थप्पड़ से बड़ा कांड कर दिया उन लोगों ने। हनुमान बेनीवाल जी से क्वेश्चन क्लिक करा, जैसे अभी उपचुनाव थे, उनकी एक सीट थी वो भी गई। सफलता में कहीं ना कहीं अपनी कमियां भुनाने में नहीं लगे रहते, सफलता के जो नशा होता है उसमें चूर हो जाते हैं। उन्होंने उन कमियों की तरफ काम किया। इसमें आरक्षण का नाम भी लिया, तो ये आरक्षण सही है क्या? इस चीज को गलत भी मानता हूँ और गलत नहीं भी मानता हूँ। जब तक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी रहे, आरक्षण की बातें मजबूती से रखी जाती थी। उनके जाने के बाद वो चीजें कहीं ना कहीं डगमगा गई। सब हमें सिर्फ जाना जाता था भेड़ बकरी वाले, गाय भैंस वाले, दूध वाले मानते थे। आज भी लोग गुजर मतलब गंवार है। अभी भी मतलब वो चीज है कि नहीं, कुछ बेस्ट करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है कि जब हम नहीं रहे ना तो लोग याद करें कि नहीं यार उसने ये सब किया था। सेकंड डे से ही मुझे वहां पर ना थोड़ा हेट मिलना स्टार्ट, नफरत का माहौल सा वहां हो गया, चीजों से ऐसा एनवायरनमेंट हो गया, अफवाहों का दौर शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अपना जो राजस्थान का सिनेमा है वो पीछे क्यों होता जा रहा है? अजीब कचरा बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, राजस्थान सिनेमा का हर क्रिएटर को कहना चाहता हूँ, कचरा बनाने की तरफ जा रहे हैं। राजस्थान स्टेज करके ओटीटी आया, उसका इंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, उसने बहुत सारे वीडियोस और फिल्में, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में, सब चीजें बनाई उसने, सब बेकार। एक भी फिल्म अच्छी नहीं है, आप उठा के देखो, आप एकदम गंदी चीजें बना रहे हो। हमने प्लेटफॉर्म दिया है आपको। अजीब। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने नए पॉडकास्ट में। और आज जो अपने साथ गेस्ट है, मेहमान है, वो है राजवीर गुज्जर जी। तो भाई जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद साहब। तो कैसे हैं आप? ये अक्सर बहुत बेहतरीन सवाल होता है, कैसे हैं। हर शख्स जैसा होता है वैसे ही हमें बहुत बढ़िया और बेहद मस्त जिंदगी जी रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। तो क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो? जैसे जस्ट अभी मैंने बोला कि बहुत मस्त जिंदगी जी रहे हैं, वैसे ही काम करते करते जिंदगी निकलती जा रही है, पता नहीं चल रहा। तो बहुत समय से जब स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक फिल्मों में चल रहे हैं। 10 फिल्में अब से पहले लगभग मैंने पूरी कर ली है, जिनकी शूटिंग्स पूरी हो चुकी है, और अभी भी शायद फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो वही चल रहा है। मतलब यही चल रहा है, भाई इंडस्ट्री में ही चल रहे हो, मूवीज कर रहे हो? मतलब क्या है कि फ़िल्म कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे कि राजस्थान बहुत बड़ा कल्चर है यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिनेमा में ही काम करो। यहाँ पे और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें काम करने की ज़रूरत भी है और वहाँ करने में मज़ा भी आता है। मैं बेसिकली एक म्यूज़िक कंपनी भी चलाता हूँ, तो मुझे गानों में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही। बेशक हम दूसरे स्टेट के गाने सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, पर जब खुद के स्टेट के गाने अच्छे लगे, जिन्हें हम जानते हैं, जिस भाषा को हम अपना चुके हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं, उसमें जब गाने आते हैं तो उसका स्वाद थोड़ा-सा अलग आता है। तो वैसे ही मैं म्यूज़िक कंपनी में मैं गाने वगैरह भी बनवाता हूँ। खुद भी एज़ ए एक्टर गानों में भी काम करता हूँ। तो ये सब फ़िल्में, गाने ये सब तो शुरू से शुरू करते हैं अपन, तो कहाँ से आते हो आप? बेसिकली राजस्थान में बहुत सारे ज़िले हैं। उनमें से सबसे हाइलाइट ज़िला आता है जयपुर, और जयपुर में भी एक जगह आती है, तहसील आती है बस्सी। उस बस्सी के अंदर भी एक गाँव आता है बांसको। वहाँ भी एक ढाणी आती है हमारी दवाइयों की। तो मतलब छोटी-सी जगह है जहाँ पर हमारे मात्र 7 घर हैं, जो मैं पीढ़ियों से देखता आ रहा हूँ। वो बढ़े ही नहीं, पता नहीं क्यों? ऐसा कहते हैं हमारी पीढ़ी-पीढ़ी एक-एक भाइयों की रहेगी, तो वो ज़्यादा बढ़े नहीं वो फैमिलीज़ हमारी। छोटी-सी ढाणी से निकल कर हम जयपुर में सर्वाइव कर रहे हैं, और बेसिकली मैं बस्सी इसलिए यूज़ करता हूँ। और बस्सी में भी बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। बस्सी राजस्थान में कम से कम 20 तो मेरी नज़र में है। चित्तौड़, उदयपुर, हमारे चाकसू में भी, सॉरी चाकसू में भी एक बस्सी है। ऐसे करके बहुत सारी बस्सी है। तो मैं जयपुर बस्सी से आता हूँ बेसिकली। तो मतलब आपका मतलब शुरुआती लाइफ, आपका बचपन कैसा क्या गुजरा? जैसे नकटे बालक होते हैं, गाँव की चड्डी में भाग रहे हैं, बंगड़ उड़ा रहे हैं, साइकिलों में दे रहे हैं वहाँ पे क्रिकेट के बल्ले लेके, स्कूल बंक करके, वैसा ही हमारा जीवन था, एकदम बदमाश जीवन एकदम। थोड़ा शर्मीला नेचर था स्टार्टिंग के दिनों के अंदर। तो गाँव से रहे, फिर थोड़े बड़े होने लगे, 5th क्लास, 6th क्लास में फिर पापा जयपुर लेके आ गए। तो जयपुर में हमने पढ़ाई करी, फिर बचपन ऐसा ही निकला कि जो एनवायरनमेंट, जो हमारी पीढ़ी है ना, वो जनरेशन, जो जनरेशन एन्जॉय करने वाली जनरेशन है, मतलब आज की जनरेशन मोबाइल वाली हाँ, जनरेशन है, सही बात है। जो हमने जितनी बदमाशी करनी थी ना बैरियर्स तोड़ के, वो बदमाशी वाला जीवन हमने जिया एकदम बढ़िया वाला, जिसमें घर वालों की डांट भी खाई है, मम्मी की वो नीम की लोध से हमने मार भी खाई है। देखो, जीवन तो वही था देखा जाए तो, अभी तो हाँ, चल रहा है बस ऐसे ही। बस
वो चीज़ है ना कि आज कहीं न कहीं छूट रही है, मतलब आज के बचपन में भी जब देखते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें बहुत मिस होती हैं। ना वैसा कल्चर है, वो दोस्त गाँव के अंदर जिस तरह की बॉन्ड होती थी यार दोस्तों के अंदर, वो माहौल, गाँव वालों का माहौल, वो मिसिंग है। वो बचपन हमने जिया, उस जनरेशन से हमने सर्वाइव किया अपना बचपन। अच्छा लगता है जब आपने बात की और जस्ट बचपन पूछ लिया तो याद आ गई एकदम से बढ़िया तरीके से। तो हाँ, अच्छा बचपन रहा हमारा एकदम। तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? किसान फैमिली है, ऑब्वियस सी बात है, 150 बीघा ज़मीन के लगभग हमारी ज़मीन है गाँव के अंदर। पर क्या है कि उसमें भी कहानी जुड़ जाती है, जब पानी नहीं होता है। बेसिकली आज राजस्थान में एक बड़ी माँग भी है पानी को लेकर, है ना? तो जब हमारा बचपन जब हम सर्वाइव कर रहे थे, उस टाइम हम खेती किया करते थे और 5 भाइयों का परिवार था, पिताजी और का। तो बड़ा परिवार और बड़ा ज़मीन-वमीन का लंबा-चौड़ा काम हुआ करता था। हम भी उनके साथ काम किया करते थे। फिर पानी हमारा ना ऐसा होता था कि पानी नहीं आ रहा है, तो धीरे-धीरे हम लोग शिफ्टेड हो गए हैं वहाँ से। तो किसान बैकग्राउंड से निकल के आए हुए हैं और जयपुर में आए, लेकिन आज भी हमारा तो जो नेचर है, जो रहन-सहन है, वो वही है, जो गाँव का प्रॉपर रहन-सहन है। जयपुर रह रहे हैं, लेकिन वही गाँव के तरीके से, वही मम्मी-पापा का परिवार है। तो वो गाँव का जो टच है वो निकलता नहीं है, चाहे आप कहीं पे भी नहीं जाओ। निकलता, आज भी मैं राबड़ी पिए बिना सोता नहीं हूँ। सही बात है। सुबह उठ के जब खाना खाता हूँ तो 1 रोटी खा लूँ या 2 रोटी खा लूँ। पेट नहीं भरता जब तक छाछ राबड़ी नहीं खा लूँ। वो सिर्फ़ मेरे लिए और मम्मी के लिए घर में बनती है छाछ राबड़ी, तो वो टच तो जा ही नहीं सकता गाँव का। तो पढ़ाई कहाँ तक करी है आपने? बेसिकली जब बचपन में पढ़ाई करी थी ना, तो ऐसा लगता था फेलियर, और हुआ भी हूँ। 8th क्लास में 2 बार फेल हुआ हूँ मैं। उसके बाद 10th में ग्रीस पास हुआ हूँ और जब 12th टॉप करी मैंने स्कूल से, तो सरप्राइज़ थे सबके सब। और उसी पढ़ाई के अंदर जब एक नया पार्ट जुड़ गया, जब 12वीं बच्चा टॉप करता है तो घर वाले सोचते हैं ये तो अब तगड़ा इंजीनियर बनेगा, नासा वासा में जाएगा। तो उस हिसाब की एक उम्मीदें लग जाती है, एक लेवल सेट हो जाता है दिमाग में कि यार बहुत हायर लेवल सेट हो गया, तो उन्होंने मुझे बीसीए करवा दी, एमसीए, बीसीए, एमसीए। जेएनयू का नाम सुना होगा आपने हाँ, जयपुर के अंदर। हाँ। जयपुर वाली जेएनयू से मैं पास आउट हूँ। सिडलिंग कैंपस था मेरा, और मेरी आधी दुनिया तो वहीं बदल गई थी कॉलेज टाइम से। तो स्टडी करने के बाद क्या होता है, जब आप स्टडी इसलिए नहीं करते कि हम कहीं नौकरी लग जाए, ये करते हैं, वो आपको जीना सिखाती है, रहन-सहन सिखाती है, एनवायरनमेंट सिखाती है आपको। वो स्टडी भी की है, उसमें सीखा बहुत कुछ स्टडी के टाइम पे। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने स्टडी करके कोई नासा वाली नॉलेज गेन की है, बट जीने का तरीका बहुत सीखा मैंने स्टडी, बीसीएम से पास आउट हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करा आपने? उसके बाद बेसिकली जो हर बच्चे की दौड़ होती है, माँ-बाप में आप करोड़ों कमा लोगे ना, कुछ भी कर लोगे ना, तब भी माँ-बाप को लगेगा ना नौकरी लगना चाहिए हाँ, बाला वो टाइम। सरकारी नौकरी वाला जा नहीं रहा अभी तक। हाँ, नहीं, वो मेरे को भी ऐसा थोप दिया था ना कि उस वक़्त जब मैं पास आउट हुआ तो थोड़ा ही टाइम गुज़रा था, मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो फ्रैक्चर से उठा तो घरवाले बोलते हैं सरकारी नौकरी लगना है। नौकरी के लिए भाई तैयारी कर, ट्राई कर, बढ़िया एफर्ट्स दे अपने, तू जो कहेगा वो करेंगे, तेरे लिए टाइम पे खाना बनाएँगे। मैं गया कोचिंग वगैरह में गया, पर मन नहीं अटका वहाँ पे। मुझे तो करना कुछ और था ना, डेस्टिनी कहीं और लेके जा रही थी। वो किया, फिर जॉब की मैंने। एक्चुअली अच्छा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो जॉब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी, 2 कंपनियों में मैंने जॉब करी उसके बाद। टाटा क्लासेस करके प्रोडक्ट है, स्मार्ट क्लासेस का, वहाँ मैंने जॉब करी मैनेजर की पोस्ट पे। और नेक्स्ट एजुकेशन में, जहाँ डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाई होती है। तो स्कूल और स्कूलिंग बैकग्राउंड में मैंने जॉब करी हुई है 2 साल तक। उसके बाद फिर थोड़ा समय गुजरा तो फिर ये जो कहते हैं ना कि जहाँ मंजिल आपको ले जाएगी ना, वहाँ जाना ही होता है। वो कीड़ा फिर एक्टिंग की तरफ था स्टार्टिंग से, तो घुसते गए एक्टिंग फील्ड में, करते गए। तो उस टाइम बैकग्राउंड नहीं था। मतलब क्या होता है ना कि बेसिकली आज भी हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे जिन्हें एक्टिंग करने का शौक है और उनको करना भी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्टिंग में हमें प्लेसमेंट कहाँ से हाँ, मिलेगा? सही बात है। हमें जाना कहाँ से है? फ़िल्म कहाँ से मिलेगी? गाना कहाँ से मिलेगा? वही सवाल मेरे अंदर भी था। तो मुझे लगा कि मुझे कोई काम तो ऐसे देगा नहीं। ना मुझे पता था कि कहाँ राजस्थानी फ़िल्मों के ऑडिशन होते हैं, कहाँ बॉलीवुड के ऑडिशंस होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, खुद के चैनल बना लिए। अब चैनल भी उस ज़माने में बना लिए जब चैनल कम चलते थे। जियो कम नहीं था उस ज़माने में। कब शुरू करा था आपने ये? मैंने बेसिकली 2015 में वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे। 15 तक मैंने कॉमेडी कंटेंट बनाए। उस टाइम अमित भड़ाना राइज़िंग था और बहुत सारे क्रिएटर्स थे, अमित भड़ाना, कैरी मिनाटी, इनके छोटे-छोटे वीडियोज़ आया करते थे, तो वो कभी-कभी आते थे सामने, तो मोटिवेशन मिलता था बहुत। ऐसा लगता था अरे यार! ये सामने आ रहे हैं तो अपन भी कर लेते हैं। अच्छा, उस वक़्त क्या होता था, वो स्लो वाला नेट चलता था। हाँ। 1 जीबी बहुत लंबा चलता था, 1-1 महीना निकल जाता था। उस दौर में मोटिवेशन लेके हमने वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे। उस टाइम से इस लाइन में घुस गए और अच्छा, अभी तक। किसी से इंस्पायर होके करे थे? इंस्पायर
मतलब आप कह सकते हो, लेकिन बेसिकली बनना एक्टर था। मतलब ये कब पता चला आपको कि मेरे को एक्टर बनना है? कॉलेज टाइम की बात हुआ करती थी, मेरी एक फीमेल फ्रेंड हुआ करती थी कॉलेज के अंदर। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ना फेस फोटोजेनिक है। अच्छा, अब यार देखो, हम गाँव के बालक हैं, हमें समझ में नहीं समझ आता नहीं आता। फोटोजेनिक क्या होता है। तो मैंने कहा फोटोजेनिक? तो उन्होंने कहा कि जब सामने से तुम दिखते हो ना, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो, पर जब तुम कैमरे के ऊपर आते हो तो बड़े अट्रैक्टिव लगते हो, अलग ही दिखते हो थोड़े से। चढ़ गए साहब, गाँव के बालक थे, चढ़ गए, लग गया एक्टिंग का शौक कि हम तो फोटोजेनिक है, हम तो एक्टर बनेंगे, अब तो बड़ा कुछ काम करेंगे। तो वहीं से बस एकदम वो थोड़ा बहुत तो अंदर होता ही है, सबको स्टार बनना होता है, फेम चाहिए होता है, तभी से घुस पड़े इस फील्ड के अंदर। तो मतलब आपने एक्टिंग सीखी कहीं से? सेल्फ लर्निंग है सर। अच्छा, कहाँ से? सेल्फ लर्निंग है, मतलब आप कह सकते हो वीडियोस देख के ऑब्जर्वेशन करना। अच्छा, जैसे अब आप मान लो पुष्पा राज, आज इतनी ज़्यादा हेल्प होने लगी है रील्स वगैरह से कि लोग अपने आप एक्टर हैं, उनको पता ही नहीं है वो एक्टर है। जब उनको एक्टिंग के लिए कैमरे पे लाते हो तो एक्टिंग की जगह कुछ और एक्टिंग कर जाते हैं। बट वो सीख बहुत कुछ जाते हैं उससे। उसे बोलते हैं सेल्फ लर्निंग, आप खुद से सीखते हो चीज़ों को कर करके। तो उस ज़माने में ये भी नहीं पता था कि कहाँ से एक्टिंग सीखते हैं। सच बता रहा हूँ, आज के दौर में तो इंटरनेट की दुनिया है, सब हाँ, पता सही चल बात जाता है। है। उस समय इंटरनेट इतना तवज्जो पे नहीं था, कम चलता था। फेसबुक फेसबुक चलते थे, इंस्टा का तो लेना-देना नहीं था साहब। तो उस ज़माने में क्या है कि वो सेल्फ लर्निंग चीज़ों को देख-देख के, अच्छा बचपन से ही मेरे पापा को फ़िल्मों का बहुत शौक है, शुरू से ही। ऐसा कहते हैं कि जब वो मज़दूरी किया करते थे जयपुर के अंदर, तो खुद भी बताते हैं कि उनको जो पैसा मिलता था ना, उसमें थोड़ा पैसा बचा के वो सिनेमा में फ़िल्म देखने जाया करते थे। तो वो जब उनके भाई हैं, आपस में बैठ के बातें करते थे, ऐसे गॉसिप्स करते थे, वो क्या मुक्का मारा सनी देओल ने। तो उस दौर में ना खुद को आपने इमेजिन करता था ऐसे बैठ के, अच्छा ऐसे मुक्का मारा होगा। तो वो चीज़ें खुद से सेल्फ लर्न होने लग गई। ऐसा नहीं है कोई चीज़ इम्पॉसिबल होती है। अच्छा, वो भी आपको जो एक्टिंग सिखाते हैं, वो एक्टिंग ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते, आपको खुद को सीखना पड़ता है। तो उसी पार्ट में मैं खुद से ही सेल्फ लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, घर वालों की डिमांड थी सरकारी नौकरी की। फिर इस फील्ड में आप आए, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? वो रिस्पॉन्स तो यही था, साहब ये नाचने कूदने वालों का काम होता है। इसमें तुम्हारा क्या मतलब है इसमें? अच्छा, उनको लगता था बेसिकली नॉलेज नहीं था। गाँव की फैमिलीज़ हैं, तो उनको तो लगता था नटकांजरों का काम हुआ करता है ये। ये एक्टिंग फैक्टिंग वो नहीं समझते थे कि साहब इतना ईज़ी वर्क भी हो सकता है, या फिर थोड़ा हार्ड वर्क करके इस पे जाया भी जा सकता है। तो सपोर्ट नहीं मिला कभी घर वालों का। एक समय आने के बाद जब लोगों ने कहना शुरू किया तुम्हारा बच्चा एक्टर है, उसके ये देखा, वो देखा, तो थोड़ा-सा ना ढीला छोड़ा उन्होंने। सपोर्ट तो आज भी उस तरीके से नहीं है, आज भी पापा कहते हैं बिज़नेस में आजा, लाखों कमाएँगे, करोड़ों कमाएँगे दोनों बाप-बेटे मिलके। लेकिन अभी भी मतलब वो चीज़ है कि नहीं, कुछ बेस्ट करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है कि जब हम नहीं रहे ना, तो लोग याद करें कि नहीं यार उसने ये सब किया था। उस ज़माने में क्या था, जिस ज़माने में हाइप नहीं थी सिनेमा सही की, बात है। राजस्थान सिनेमा में कंटेंट की हाइप नहीं थी कि लो साहब फ़िल्में इतनी अच्छी बनती है, लोग फ़िल्मों के पीछे पागल हैं। तो वो है शुरू से, घर वाले तो अब थोड़ा सपोर्ट में है, उस वक़्त नहीं थे। अच्छा, फिर मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको आगे काम करने का? क्या होता है, असफलताएँ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। जब आप कोई काम करते हो नहीं चलता है, तो आपको बार-बार ऐसा होता है ना, आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, रिजेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाता है। हम कब कोई काम करने लगते हैं तो आपको तारीफ़ नहीं मिलती, वहाँ से आपको बैक बिचिंग मिलती है, कहीं से पीछे से बुराइयाँ मिलती है आपको। तो आपको लगता है इस बार कुछ अच्छा करते हैं। सही ये बात है। मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाता है इंसान को। आप कुछ भी कर लो, कितना ही वीडियोज़ देख लो मोटिवेशन की, वो आपको नहीं सिखा, ज़िंदगी आपको मोटिवेशन सिखा देती है। वो वीडियोज़ देखना, वो सब करना और खुद से ही वो चीज़ें सीखना, वो मोटिवेट कर कर के अपने आप को चीज़ें लर्न करते गए और बेहतर बनाते गए। अच्छा, आपने सेल्फ शुरू करा, उसके बाद में आप ये फ़िल्मी लाइन में कैसे आए? बेसिकली इसकी कहानी छोटी-सी है कि स्टार्टिंग में मॉडलिंग था, वो जो मैं कहानी सुनाई थी, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि फोटोजेनिक फेस, उस समय मॉडलिंग करता था कॉलेज के अंदर। अच्छा, कॉलेज के फेस्ट हुआ करते हैं, आज भी जेएनयू में टेक्नोराज नाम से फेस्ट होता है, उसमें मैं मॉडलिंग शोज़ किया करता था, दूसरी कॉलेज में हमारा ग्रुप लेके जाते थे। जब इस फील्ड में मॉडलिंग से थोड़ा बहुत कॉमेडी कंटेंट से कवर सॉन्ग से फिर गाने प्रॉपर होते आए। बेसिकली क्या था, उस वक़्त ये नहीं पता था कि कहाँ से क्या होना है। मेरे एक दोस्त हुआ करते हैं, आज भी हैं मेरे अच्छे दोस्त हैं, आगे भी रहेंगे, रवि पटेल। उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में एक फ़िल्म का ऑडिशन चल रहा है। अच्छा। मैंने कहा कौन सी फ़िल्म है भाई? तो मैंने कहा राजस्थान फ़िल्में होती कहाँ हैं, ऑडिशन कहाँ होते हैं, मुझे तो बताओ।
बोले तुम जाओ, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम जाके मिलो, और मैंने उन लोगों को आपकी प्रोफाइल भेज दी और उन लोगों ने आगे बुलाया तुम्हें। बेसिकली मैं आगे गया और वहाँ फ़िल्म थी आटा साटा। अच्छा। आटा साटा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है एक बहन दो और बहन लो हाँ, वाला। हाँ। तो उस वाले कॉन्सेप्ट पे एक उस कुप्रथा पे फ़िल्म बन रही थी राजस्थान में, जिसके लीड एक्टर थे श्रवण सागर। तो मैं जब गया, मेरा ऑडिशन हुआ, निशांत भारद्वाज जिसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ऑडिशन लिया। यार डरते-डरते एक आदमी जब जाता है कोई ऑडिशन देने के लिए, तो उसको नहीं पता होता हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। बेसिकली मुझे कुछ मिनट के रोल के लिए कास्ट करना था और मुझे पैरेलल लीड मिल गया। मतलब एक होता है पॉजिटिव हाँ, लीड, हाँ। एक होता है नेगेटिव लीड या फिर ग्रे शेड लीड। तो मेरे को ग्रे शेड लीड मिला, जिसमें मैं नेगेटिव भी नहीं था और पॉजिटिव भी नहीं था, बस स्वार्थी टाइप का कैरेक्टर था। और वो जब लीड मिला तो ऑब्वियस सी बात है, मैं सो नहीं पाया रात भर कि अरे मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, कैमरे, ऐसा वैसा। तो वो मेरी पहली फिल्म थी आटा साटा, और फिर तो बस मुड़ के ही नहीं देखा, फिर बस करते गए। तो पहली फ़िल्म का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, नींद नहीं आई रात भर, मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझे फिल्म करनी है भाई। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे लेने आए, मतलब बेसिकली उनकी गाड़ी आई थी खुद से, मनमोहन कसाना के प्रोडक्शन का वो था, तो उनकी गाड़ी आई लेने के लिए, मैं गाड़ी में बैठा, पूरे रास्ते में ये सोचता गया बड़ा कैमरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अच्छा, कड़वी बात तो ये है कि जब मैं सेट पे पहुंचा, तो फर्स्ट इंप्रेशन में सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, बट सेकंड डे से ही मुझे वहां पर ना थोड़ा हेट मिलना स्टार्ट हुआ। नफरत का माहौल सा वहाँ हो गया, चीज़ों से ऐसा एनवायरनमेंट हो गया, अफ़वाहों का दौर शुरू हो गया। मतलब जो सिनेमा में होता है ना, जिसको माइनस करने का टारगेट होता है, वो उस टाइप के टारगेट्स उस फ़िल्म में मेरे साथ होने लग गए थे। उसकी कोई वजह? आप बेसिकली कह सकते हो कि जब बनी-बनी एक पूरी इमारत है और उस इमारत के बराबर कोई दूसरी इमारत खड़ी होती है ना, तो जो उसका मालिक है ना, उसको तकलीफ होती है उस इमारत से। वह कह सकते हैं, आप किसी ने अपना किंगडम कोई खड़ा कर रखा है और उस किंगडम में आप सेंध मारते हो, तो तकलीफ तो होती ही है। एक नया बच्चा कल का आया हुआ इस फील्ड में आ रहा है, डायरेक्टर्स, क्रूज, सब लोगों को थोड़ा, मैं नहीं कहूँगा स्पेसिफिक किसी का नाम लेकर, पर तकलीफ तो हुई है। उस तकलीफ ने मुझे आगे मोटिवेट होने के लिए बहुत मौका दिया। बेसिकली मैंने डिसाइड भी कर लिया था उस फिल्म के बाद मैं फिल्म नहीं करूँगा। पहली फिल्म के बाद ही मैंने सोच लिया मुझे नहीं करनी, मैं रोया उस फिल्म पे बहुत। इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी गई थी उस सिचुएशन में मेरे साथ में यहाँ पे। आप किसी को-स्टार के साथ मेरा नाम जोड़ दिएगा पहले ही उसमें सेट में, जबकि आप उसका पार्ट ही नहीं हो उस चीज़ का। करे कोई, भरे कोई। वो सब मेरे सामने सब चीज़ें चल रही, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे डाल दिया गया था उस फ़िल्म के अंदर। उसमें मैंने सोच लिया था कि मैं अब फ़िल्म नहीं करना, मुझे वो गाने-वाने ठीक है मेरे लिए, मुझे नहीं करना है, इतना कैरेक्टर पे खुद के ऊपर लेके जाके चीज़ें नहीं करनी है। पर फिर जो रिजेक्शन मिला उसके बाद लोगों ने कहा इसके बाद तो इसको काम ही नहीं मिलेगा, इसके बाद तो ये खत्म है कहानी इसकी, गलती से फ़िल्म मिल गई। वो चीज़ों ने बहुत मोटिवेट किया। तो आपको क्या लगता है कि अपना जो राजस्थान का सिनेमा है, वो पीछे क्यों होता जा रहा है? क्रिएशन नहीं है सर, क्रिएटिविटी नहीं है राजस्थान सिनेमा में। लोग आज भी बाबा आदम के ज़माने की फ़िल्में बना रहे हैं। कहानी के नाम पे वो हमारे नानी और दादियाँ जो कहानी सुनाती थी वैसी कहानियाँ बना रहे हैं। अजीब कचरा बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, राजस्थान सिनेमा का हर क्रिएटर को कहना चाहता हूँ बैठ के यहाँ पर। वो कचरा बनाने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, राजस्थान स्टेज करके एक ओटीटी आया। सबको पता है बेसिकली उसने कंटेंट बहुत बनाया। उसका इंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, उसने बहुत सारी वीडियोज़ और फ़िल्में, बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्में, सब चीज़ें बनाई उसने। सब बेकार। एक भी फ़िल्म अच्छी नहीं है, आप उठा के देख लो। आपको लगेगा क्या बना दिया ये? ये सब देखना नहीं चाहते हम। आज कहाँ पुष्पा, कहाँ हम केजीएफ, हाँ, इस लेवल की फ़िल्में देख रहे हैं, कहाँ एनिमल देख रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ? आप उस प्रत्येक फ़िल्म में कल्चर देख सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान का कल्चर दिखाना है, तो आप ऐसी फ़िल्में बनाओ पुराने ज़माने की या बाबा आदम के ज़माने की। अच्छा, मैंने एक कहानी लेके गया, उसके कंटेंट हेड साहब एक हमारे स्टेज के अंदर, मैंने कहानी दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी मेरी कहानी। मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ इस चीज़ को। कहानी रिजेक्ट कर दी उन्होंने, और जब उनकी कहानी बन के आई, मैं 3 दिन तक हँसा उसको देखकर, और मुझे पता ही मैं बोल रहा हूँ तो ये पहुँचेगा उन तक और स्टेज के ओनर्स तक भी पहुँचेगा। आप एकदम गंदी चीज़ें बना रहे हो, जिसे देखना कोई नहीं चाहता। गंदी मतलब मेरा सेंस है जिसमें मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं हो। आपके 1-2 कंटेंट अच्छे हैं, बेसिकली मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा,
पर ये कहूँगा कि आपका जो सिलेक्शन है, जो बनाने का तरीका है, स्टेज का इतना पैसा अगर आप लगा रहे हो, तो सही कंटेंट भी आप बना सकते थे। नहीं बना रहे, अच्छा फ़िल्मों में चले जाओ आप। कोई अच्छा मैं बेसिकली वो चीज़ भी बोलना चाह रहा हूँ, इक्विपमेंट्स की कमी हो सकती है, बजट की कमी हो सकती है। क्रिएशन में तो कमी नहीं होती ना, बनाने वाले में तो कमी नहीं होती है ना। मुझे खुद को सेट पे खड़े-खड़े महसूस होता है कभी-कभी कि जो हम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, जो लोग देख के एंटरटेन हो, उस चीज़ को एन्जॉय करें। अच्छा हमारी रील अच्छी होती है इन फ़िल्मों से। कभी-कभी हम जो रील बनाते हैं एक्शन वगैरह की, वो ज़्यादा अच्छी होती है उनकी। इतना करना तो एक्शन मिलेगा आपको राजस्थानी फ़िल्मों में। डायलॉग के नाम पे बिल्कुल कचरा परोसते हैं। बेसिकली सबको बुरा लगेगा इस चीज़ से, पर राजस्थानी फ़िल्मों में वो कंटेंट नहीं है सर, जो लोगों को जोड़ के रखे। उम्मीद करते हैं कि उनको उनकी फ़िल्में करोड़ों कमा जाए मतलब थिएटर में जाए चाहे कहीं पे भी जाए। लेवल तो मेंटेन करो सर। कम बजट में भी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बता दो आप बेसिकली कितनी राजस्थानी फ़िल्में आती हैं जिनको आपको पता भी चलता है कब आगे चलेगी? बिल्कुल पता नहीं चलता। अच्छा मुझे बता दो इस पूरे 1 साल के अंदर कितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई है राजस्थान में? पता है कोई आपको? आइडिया नहीं है। मज़ाक बना रखा है सर राजस्थान सिनेमा को। बिज़नेस के लिए करते हैं, सब्सिडी के लिए करते हैं। स्टेज वाले सिर्फ़ ये करते हैं कि हमें कंटेंट बनाना है 5 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए दे, लो बना लो। अच्छा, एक रीजन अपनी लैंग्वेज भी है क्या? मतलब जो अपनी राजस्थानी लैंग्वेज है। देखो बेसिकली एक पॉइंट हमेशा से रहा है। बोलियों की लड़ाई हमेशा चल रही है। जोधपुर का क्रिएटर आएगा, जोधपुर की लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करेगा। जयपुर के जो क्रिएटर आएँगे, जो भी डायरेक्टर वगैरह सब, वो शेखावटी में बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा थोड़ा-सा भरतपुर साइड का कोई आ गया तो ब्रज में की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। मैंने हमेशा से एक सॉल्यूशन दिया है कि आप मिक्सअप में काम कीजिए प्लीज़। आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सबका ले लीजिए। क्योंकि ग्रामरली दिक्कत होगी लोगों को। अगर आप पूरा मारवाड़ी बोली में बना दोगे, तो ढूंढाड़ियों को समझ में नहीं आएगी, हाड़ौती वालों को समझ में नहीं आएगी, ब्रजवासियों को समझ में नहीं आएगी। आप प्रॉपर ब्रज में बना दोगे, तो सबको समझ में नहीं आएगी। तो मेरा कहना है सॉफ्ट हिंदी मिक्स करके आप कंटेंट बनाइए। चाहे किसी बोली में बनाओ, कोई मैटर नहीं करता। और सॉफ्ट हिंदी कर दीजिए उसको। नहीं, फेसबुक पे लड़ने नहीं, ये तो राजस्थानी है ही नहीं। ये जब लोगों को समझ ही नहीं भाई पहले ही बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अलग-अलग संभाग में अलग-अलग बोलियाँ हैं। ज्ञान बाँट रहे जो बुड्ढों ने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में, वो फेसबुक पे ज्ञान देते रहते हैं, आप जाके देखिए, राजस्थान सिनेमा के लोग। कोई इतना सा ट्राई करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसको सारे मिलके एक तरफ एक लॉबी बना लेंगे, उसको टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। आप सजेशंस दीजिए कि भरे मंच पे आप मीटिंग्स बुलाइए ना। फेसबुक की क्या बातें करते हो? फ्री की बातें वहाँ तो। आप चाय के पानी का खर्चा कीजिए, मिलिए, बातें कीजिए, हमें कैसे क्या करना चाहिए। अच्छा मैं एक कल का बालक आपको सजेशन दे रहा हूँ, बार-बार दे रहा हूँ कि आपको सॉफ्ट हिंदी के अंदर अपने कंटेंट्स को लाना शुरू करना पड़ेगा। आज हरियाणवी गाने हैं, सॉफ्ट हरियाणवी यूज़ हो रहे हैं, वो हिंदी मिक्स करके वो हाँ, हरियाणवी सही चल बात। रही है, तो वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं। हर जगह उनको देखा जाता है, हर जगह उनको सुना जाता है। भोजपुरी वाला भी हरियाणवी गा रहा होता है। वो जो टिपिकल रागनी वाले, वो जो हरियाणवी जो आती थी ना, वो कौन सुन रहा है आज? कोई नहीं हाँ, सुनता। वो समझ में भी नहीं आते इतने। अच्छा ढांडा नूलिया वाला है, वो पंजाबी भी गाता है, वो हरियाणवी भी गाता है और हिंदी भी मिक्स और इंग्लिश भी मिक्स रखता है वो। हाँ। तो दुनिया सुन रही है उसको। आप आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आपको सिर्फ बातें करना है, एक दूसरे को टारगेट करना है राजस्थान सिनेमा के अंदर। प्रॉब्लम है, सर बहुत प्रॉब्लम है राजस्थान सिनेमा में। अच्छा, आपको मतलब अपनी जो लैंग्वेज है उसके लिए स्टैंड लेते हुए देखा है? स्टार्टिंग से सर, जब इस सिनेमा में एंट्री हुई थी ना, उस वक़्त से मतलब एक खुद के ऊपर ओढ़ लिया था ये चीज़ कि ना कि अपनी अपनी जो कल्चर, अपनी जो मान्यता है ना, उसको हम हाइप पे रखेंगे। आना चाहिए सर, हमारा सिनेमा उठना चाहिए। उठेगा आप देखो आप साउथ में चले जाओ, वो लोग साउथ बोलेंगे, वो हिंदी हिंदी भी नहीं आती उनको। अल्लू अर्जुन ने अभी आपने देखा एक शो किया उसने पुष्पा का, ट्रेलर लॉन्च का शो किया था अच्छा, वो बिहार में काम बिहार कर रहा में। था, हाँ। वहाँ स्पष्ट बोला पुष्पा देख के फलावा समझे का नहीं, फायर है मैं, मेरा हिंदी खराब है। मतलब उनको हिंदी नहीं आती सर। आप समझिए, वो लोग अपने कल्चर में इतने डूबे हुए हैं कि उनको हिंदी नहीं आती है। हमें हिंदी आती है, हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं हम लोग। तो हमें एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि सॉफ्ट हिंदी करके अपने कंटेंट को वाइल्ड करना चाहिए, अपने कल्चर को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब रविंद्र सिंह भाटी है, हुँ। वो भरे जगहों से अपनी बात को रखते हैं। वो अपनी खुद की भाषा में बात करते हैं, खुद की बोली में बात करते हैं। प्राउड है उनको, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मारवाड़ को, मेवाड़ को। अच्छा, आपने सिनेमा में काम करा और यूट्यूब पे भी जो सॉन्ग है उनमें काम करते हो, तो कितनी क्या अर्निंग हो जाती है आपकी? देखो सर बेसिकली मैं आपको बताऊं, सिनेमा में मैंने
और फ़िल्मों फ़िल्मों में जो काम किया अभी तक और उसके अलावा जो यूट्यूब पे काम किया है, मैंने बहुत सारे दोस्त हैं, उनके वीडियोज़ में काम किया, एज़ अ डायरेक्टर काम किया, एज़ अ एक्टर काम किया। सर फोकट में काम करा है। सिर्फ़ फोकट में काम करा है, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वो आगे पीछे होके याद किया उन्होंने, ज़रूरत निकल जाने के बाद वो लोग भूल गए और अपने आप को किंग समझ के बैठे हैं मार्केट में। और मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ, आप किसी कलाकार का काम खाकर, उससे काम करवाकर आप क्रेडिट खा जाते हो ना, बहुत बड़ी कमी है आपकी। ये भविष्य में आपको प्रोग्रेस तो दे सकती है पर बरकत नहीं देगी कभी। अच्छा, फ़िल्म की बात करते हैं, फ़िल्मों में वैसा रहा है, क्या पेमेंट मिलता है फ़िल्म में राजस्थान में? क्या? पेमेंट क्या मिलता है? आप क्या सोच रहे होंगे कितना पेमेंट मिलता होगा? फिर भी मिलता ही होगा। कितना फिर भी आप एक मूवी अब आइडिया दो? ऐसे तो आइडिया तो मैं क्या बताऊँ। फिर भी अंदाज़ा दो आप एक बार, फ़िल्म फ़िल्म के नाम तो बहुत बड़ा होता है ना? कितना पेमेंट मिलता होगा लगभग? जैसे 10, 15, 20,000 दिन के। दिन के? सर ₹11,000 पूरी फ़िल्म के मिलते हैं। ये बताते शर्म आती है सर हमें राजस्थान सिनेमा की ये हालत है। उसके बाद भी आपको नवाब बनना होता है। पेमेंट आज तक पूरा नहीं, अच्छा मेरी एक फ़िल्म है, उसका पेमेंट आज तक पूरा नहीं है। मेरी कई फ़िल्में हैं जिनका पेमेंट ही नहीं है आज तक। डूब गया, वो जो 10-11,000 20,000 थे ना वो भी डूब गए। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन राजस्थान सिनेमा में सिर्फ़ आपको इतना बड़ा नाम मिलके और एक इतने नाखून जितना पेमेंट भी नहीं मिलता आपको। और उसके बाद मेहनत करो आप गधों की तरह, क्रेडिट क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा स्टार सबको बनना है, फ़िल्म सबको चलवानी है, काम कर कैमरामैन को पैसा जाएगा पूरा, लाइट वालों को पूरा पैसा जाएगा, कलाकारों को क्या जाता है? आर्टिस्ट को नहीं जाता। नहीं सर, लड़की को जाता है ना, लड़की को पेमेंट जाता है सर। मेरे एक मित्र हैं, निक्स बोरा, कभी पॉडकास्ट रहा तो मैं बिठाऊँगा आपके सामने, वेरीफाई कराऊँगा। आप हँसोगे आज थोड़ी देर बैठ के कि यार ये पेमेंट मिले हमें, बताओ। फ्री में काम किया मैक्सिमम तो हमने, फोकट में काम किया सर। और उसके बाद हमने प्लेटफ़ॉर्म दिया है आपको। अजी, सीधी बात बोलूँ आपको, आपने हमारा यूज़ किया सर। सिनेमा में काम करवाया आपने, हमारा यूज़ किया। क किस कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म किसको कहते हो प्लेटफ़ॉर्म? प्लेटफ़ॉर्म इसे कहते हैं जनता हमें जानती है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म हमारे सोशल मीडिया से, तुम्हारी फ़िल्में वजह से नहीं जानती। तो तुम्हारे आप ऑडियंस दे रहे हो उनको और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा है और ऊपर से मतलब एक तरह से टोंट और मिलता है हमें। हम प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं इनको। भैया राजस्थान सिनेमा में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं करोड़पति नहीं होता अभी तक। आप सोचो 10 फ़िल्मों में तो मुझे करोड़ों रुपए मिल चुके होते हैं। बेसिकली फ़िल्मों का चार्ज आज की तारीख में 5-10 लाख से नीचे कहीं पे भी नहीं है कोई, अगर मेन लाइमलाइट के जो आर्टिस्ट है उनको। पेमेंट ही नहीं है सर। मेल आर्टिस्ट को मतलब ये मानो खाना ढंग से नहीं मिलता सेट पे। आप तो ये बात कर रहे हो पेमेंट की। फीमेल होगी तो मैडम खाना लाए हैं, खाना खाइए ना मैडम। अब मेल को क्या मिलता है? सर खाना खा के जल्दी आ जाओ, सॉर्ट रेडी है। मतलब आपको बॉय भी नहीं मिलता। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? एक लिज्जत वाली और मतलब बेइज्जती वाली चीज़ तो है ही है। मैं हमेशा बोलूँगा कि राजस्थान सिनेमा कभी सुधरेगा नहीं। बातें बड़ी करनी है, इनको काम बिल्कुल नहीं करना है। अवार्ड फंक्शन होते हैं, मज़ाक बना रखा है सर अवार्ड फंक्शनों का। 11,000 तू दे दे, 5,000 तू दे दे, फिर मिला के वो कर देंगे। फिर खुद का ही प्रमोशन करने लग जाएँगे वहाँ पे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनकी तारीफ़ें चलती रहेगी अवार्ड फंक्शन में। जो कलाकार हैं, सच में जिनके पास ऑडियंस है, जिनको जानते हैं राजस्थान सिनेमा के नाम से, उनको आप बेइज्जती करके बिठाए रखते हो वहाँ भीड़ के अंदर। ये समस्या हर जगह है सर, ये सुधरेगी। अच्छा अवार्ड खरीदे जाते हैं यहाँ पे। एक कलाकार है हमारे, वो अवार्ड लेके आते हैं सेटिंग कर करके और फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ही इज़ द बेस्ट एक्टर। कौन सा एक्टर भाई? एक्टिंग आती है तुझे? नहीं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड आ गया ना, लग गया सर्टिफिकेट बस। समस्या है सर, बहुत समस्या है। अच्छा, आपको मतलब जैसे समाज के लिए या फिर अपन बोल सकते हैं अपने धर्म के लिए काफ़ी बार स्टैंड लेते देखा है। सर मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, जो भी कोई मुझसे इस बारे में पूछता है कि मैं उसको समाज तो एक नज़र से देखता ही नहीं हूँ। मेरी नज़र में परिवार है, जो 36 बिरादरी जिसे हम बोलते हैं, वो 36 बिरादरी आप इस प्रकार से उसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो जैसे कि आपका कितने पिताजी और आपके? मेरे 3 भाई है पिताजी और। 3 भाई है ना पिताजी और? ठीक है। 3 भाइयों में आप मान लो एक जाट है, हुँ। एक गुर्जर है, एक यादव है। आपके लिए तो सारे चाचा ताऊ बराबर है ना? बस मेरे लिए सारी जातियाँ बराबर है। पर आपको जो प्रथम स्नेह है, अपने पिताजी से होगा। बिल्कुल। प्रथम स्नेह मुझे मेरी जाति से। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे दूसरों से स्नेह नहीं है। नफ़रत तो मेरे अंदर नहीं है सर उनके लिए। उतना ही प्रेम है जितना मेरे बाप से मैं अपने प्यार करता हूँ।
अपनी जाति से जितना प्यार करता हूँ उतना ही उन जातियों से प्यार करता हूँ। तो मेरे लिए तो सभी बराबर है। स्टैंड की बात आती है तो स्टैंड देखो, अगर आप कैपेबल हो और आपके पास अगर कुछ है और आप नहीं कर रहे हो तो गलत हो। सही को सही और गलत को गलत बोलना आपको सीखना पड़ेगा। और जब वक्त में जरूरत है आपकी इस समय पे, उस समय खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहते हो तो आपका गुनाह है सर, आपको रहना पड़ेगा। अगर किसी को मेरी जरूरत है, कोई मुझे ये फोटो भेज देता है और मुझे लगता है ये जेन्युइन है, कोई खो भी जाता है तो मैं उसकी भी रील्स डालता हूँ। मैं झिझकता नहीं हूँ कि वो लोग क्या सोचेंगे। भाई ये खो गया है, ये फलाना है, मदद करो, इसको ढूंढो। छोटी छोटी चीजें भी करता हूँ लोगों के लिए। पर देखो, लोग ये नहीं देखना चाहते, बस ये समस्या है। लोग क्या देखना चाहते हैं? ओ भाई के साथ 3 लड़की आ रही है रील में, मजा आ रहा है। चमक दमक देखनी है हाँ, सबको। मैक्सिमम लोग आज जो रील बना रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता गाने का भाव क्या जा रहा है। यार भगा ले गया, पड़ोसी ये कर गया, देवर ये कर गया। भाई क्यों? सोच के तो बनाओ किस चीजों को ट्रेंडिंग में लेके जा रहे हो। एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो ना, गलत मैसेज तो मत देखो। अच्छा, बदमाशी के गानों को लोग कहते हैं, वो सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए बनाए जाते हैं। गानों को सुनकर बदमाश मत बनो प्लीज। वो तो गाने में फीलिंग ले जाते हैं भाई साहब। नहीं, गानों से इंस्पायर होके भी बहुत सारी चीजें होती हाँ, है आजकल की। मतलब क्या है ना कि समाज की बात जब करते हैं तो इस समाज में सभी लोग आते हैं, और मेरे हिसाब से सभी लोगों को अच्छे एथिक्स की तरफ जाना चाहिए, बैड एथिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छे मैसेज कन्वे करने चाहिए, लोगों के लिए हेल्प के लिए खड़े रहना चाहिए एक दूसरे के लिए। किसी भी जाति में कहीं भी सही गलत का मामला है तो आप अपनी जाति पे स्वार्थ मत देखो, उसके साथ भी खड़े रहो। अभी रिसेंटली मुद्दा है, टोंक से एक चुनाव था, बहुत चर्चा में रहा अभी उपचुनाव में। वो सीट थी जिसपे मेरी खुद की जाति के राजेंद्र गुर्जर जी वहां से खड़े हुए थे। बहुत सम्मानीय है, मैंने पोस्ट भी डाली थी उनकी पहले दिन ही खुशी की। पर वहां नरेश मीणा खड़े हुए। देखो, उनको बैनर था, वो पहले दिन से जीत रहे थे वो चुनाव। नरेश मीणा जी थे, उनका एक वो कांड भी तो हुआ था ना, थप्पड़ वाला। सर उसको कांड मत बोलो, कांड मीडिया ने बनाया सर उसको। नरेश मीणा हीरो है लोगों का, रहेगा, और उसको कोई मिटा नहीं सकता उस हस्ती को। क्योंकि वो आज जेल में जरूर है, लेकिन उसने अपने इतने अच्छे काम किए ना अब तक के, कि लोगों के लिए स्टैंड लिया है, हमेशा लड़ा है वो। देखो, जो जिसमें ऐसा होता है ना, ईमानदारी से लड़ने की ताकत होती है, उसमें झंझलाहट और गुस्सा होता है। मतलब वो ग्राउंड का नेता है सर, वो एसीओ में बैठने वाला नेता नहीं है। वो स्वापी बांध के लोगों के साथ चल पड़ता है नहीं, एक वो जगह। आपकी बात सही है, लेकिन चलो अच्छा है, अपन और मान उसको रहे हैं। मीडिया ने ऐसा रिप्रेजेंट किया ना कि आपको भी वो ऐसा लगा होगा कि सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। सर, सरकारी अधिकारी कोई भी हो, नेता हो, पीएम भी हो, गलत हो तो थप्पड़ वाजिब है। आप ही बताइए कि अगर कोई लोग बैठे हैं 150, 150, 200 लोग कह रहे हैं कि हम वोट डालना ही नहीं चाहते, वो बहिष्कार करके बैठे हैं, किसको राइट्स है इस लोकतंत्र के अंदर जबरदस्ती वोट दिलवाने का वहां ले जाकर? है किसी को राइट्स? नहीं है सर। जब कानून की बात करें तो पूरी बात करो ना सर। स्पष्ट तौर से पूरे गांव वाले ने कहा है, स्पष्ट तौर से हर तरीके से आप जाके बात कर लीजिए, हर तरीके से जांच पड़ताल कर लो उस मुद्दे की। जिनसे वोट दिलवाए उन्होंने आके बोला है उसको कि हमसे जबरदस्ती वोट दिलवा रहा है वो एसडीएम। तब वो वहां से गुस्से में भागा कि हम पागल है इतने लोग जो सुबह से एक आंदोलन की तरह लेके बैठे हैं, बहिष्कार करके बैठे हैं, वो जबरदस्ती वोट दिलवा रहा है वहां पे जाके। तो क्या होता है, मैं नहीं कहता कि थप्पड़ को मैं सपोर्ट करूंगा, बट मैं ये कहूंगा इंटेंट को सपोर्ट करूंगा मैं। वो विरोध होना चाहिए। क्यों? लोकतंत्र है, सबका हक है नहीं, भाई। थप्पड़ मारना तो फिर भी सही तो नहीं है। देखो क्या होता है, उस लेवल पे पेशेंस में हो जाती है चीजें। पर थप्पड़ इतना बड़ा नहीं है कि पूरा गांव जला दिया, वो गलत नहीं था। अब वो तो गलत था। उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ना, ना करेंगे, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, भाई थप्पड़ से बड़ा कांड कर दिया उन लोगों ने। पूरे गांव जला दिया, लोगों के साथ जिनकी गाड़ियां जला दी गई, लोगों के साथ रात भर डंडे बरसाए गए, लोग वहां से जान बचाकर भागे। सर पता कीजिए जाकर, लोग वहां पास में एक तालाब है, उसमें से डूब डूब के निकल निकल के भागे लोग वहां से, इतने डर गए एकदम से। जो प्रशासन की क्रूरता हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? उसके बारे में कोई एक एक जिम्मेदार व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा। क्या कलेक्टर जिम्मेदार है? क्या वही एसडीएम जिम्मेदार है? क्या वहां पर एसपी डीएसपी जो लोग खड़े थे वो जिम्मेदार है? क्या उस चीज को हैंडल नहीं किया जा सकता था? देखो ऐसा होता है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर चीज होती है, विरोध भी होता है, चीजें होती भी है, पर उनको हैंडल करने के तरीके होने चाहिए। आप प्रशासन में बड़े पदों पर हो, आपको ये पता होना कि जहां पर लोग खड़े उनको डील कैसे करें। लठ बरसाना, लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, रबर की गोलियां छोड़ना, ये कहां तक वाजिब है सर? हमने 73 भाई खोए हैं अपने आरक्षण के अंदर। हमें पता है कि प्रशासन जब क्रूरता पे आता है किस तरह से, क्या वो लोग गलत नहीं थे जिन्होंने गोलियां चलाई?
अच्छा, रिवॉल्ट में जनता करेगी। एक्शन का आप रिएक्शन तो थप्पड़ होगा। दोगे तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से आएगा। आप जनता पे गोलियां बरसाओगे, करोगे तो थोड़ा बहुत तो जनता भी करेगी ना। फिर कह रहे हो नहीं, गांव वालों ने ऐसे किया था। बाहर बाहर के लोग, कितने बाहर के लोग थे वहां पे? आप आसपास, मैं खुद गया हूं उनकी रैली के अंदर। मैं एक दिन जाके आया, मैंने देखा वहां पर लोग थे, लोकल लोग थे। अब आप ये मान के चलिए, 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग बाहर के आ भी जाते हैं, तो क्या आप वो 10 लोग को ही गिनाओगे? क्या वो 90 लोग कहाँ गए? लोकल्स तो थे ना उनके साथ में, गांव तो था ना, खुद गांव वाले तो थे ना वहां पर। उसको अलग डायरेक्शन दे दिया गया, मीडियाबाजी कर दी गई, अलग से चीजें हो गई। अच्छा, अब उस पे सारे केस चला के उन बच्चों को डाल दिया गया अंदर। फिर कैसे जमानत हो रही है? वो गलत नहीं, गलत ही थे जिनको उठा लिया गया बच्चों को। अच्छा, उसके बाद वीडियो वायरल हुई, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? पुलिस किस तरीके से मार रही है, निहत्थे लड़कों को मार रही है भगा भगा के, उसके बाद भी जो गांव से निकल रहे हैं उनको भी। जब गलती एक तरफ की बताते हो तो दोनों तरफ की गलतियों को मानना स्वीकार करो। मैं नहीं कहता कि थप्पड़ गलत नहीं है, हो सकता है थप्पड़ जिस डायरेक्शन में दिया वो उनके लिए गलत नहीं हो, लेकिन देखो, प्रशासनिक अधिकारी पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। पर जो चीजें हुई वो कोई सी भी सही नहीं थी। नरेश मीणा के व्यक्तिगत, अगर मैं तरीके में बोलूं, उनकी व्यक्तिगत जीवनी पर मैं बोलूं, वो हीरो है, वो हीरो रहेगा। वो उसने हमेशा लड़ाई करी है निस्वार्थ लोगों के लिए, आज तक उसको राजयोग नहीं मिला। ऐसे लोगों को राजयोग मिलना चाहिए जो लोगों की सेवा कर सके। अच्छा, आपको कोई दिलचस्पी है क्या राजनीति में कभी नहीं सर, पर्सनली? दिलचस्पी राजनीति में खुद करने में नहीं है। राजनीति पद में नहीं है, बस नहीं, उसी में है। खुद करने में कोई, राजनीति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। राजनीति में मुझे शुरू से दिलचस्पी है। प्रत्येक जो नेता जो हाईलाइट है आज की तारीख में, सबको मैं निजी जीवन से स्टडी करता हूँ, हर एक नेता के बारे में जानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके लोगों के जो उनके समर्थक है, जो उनके विरोधी हैं, उनके कमेंट्स जानना चाहता हूँ। कौन क्या सोचता है, किस प्रकार का क्या है, कौन नेता सही है, कौन गलत है, सारी चीजें करने की कोशिश करता हूँ। बेहतर एनालिसिस कर पाता हूँ हर चीज को। कॉन्फिडेंट हूँ और थोड़ा सा प्राउड है इस चीज पे। अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में भी आपको बोलते देखा है। बिल्कुल, मैं 2017, 18, 19 एक्टिव लगातार। अभी रिसेंट चुनाव तक एक्टिव था। उसके बाद अब मुझे लगता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं रहना चाहिए एक्टिव, क्योंकि क्या हो गया ना कि जातिवाद की राजनीति ज्यादा होने लगी राजस्थान यूनिवर्सिटी में। जाट, SC, ST, MBC, गुजर, ये यादव, सब मतलब क्यों? स्टूडेंट की राजनीति है ना भाई, उसको स्टूडेंट ही रखो ना। जाति, ये मेरा जाति का लड़का है, ये मेरी जाति की लड़की है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट को लीड कर पाए, अच्छा लीडर हो, उसको आगे करना चाहिए। अब देखो, ये जातिवाद तो हर जगह होने लग गया। गलत है ना, लेकिन नहीं गलत होना है, चाहिए पर ना। क्या कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में इसकी जगह नहीं है सर। जाति से प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद जातिवाद ही और है। जाति से प्रेम, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है सर, एक हो ही नहीं सकते शब्द। जाति से प्रेम सिर्फ वही बात होगी ना, अपने परिवार से सबको प्रेम होता है, और दूसरों से नफरत नहीं है। जातिवाद में दूसरों से नफरत होती है, सिर्फ अपनों से ही प्यार होता है। नहीं, नहीं, जातिवाद है ही ना बर राजनीति में। गलत हो रहा है ना। नेता बना रहे हैं, लोग तो नहीं बना रहे ना, पर वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने चहेते नेता की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसी चीज को देखते हुए मैं सबसे बेहतरीन नेता मानता हूं सचिन पायलट को। कभी भी उन्होंने जातिवाद की तरीके से कभी राजनीति नहीं करी आज तक। मैं बहुत डीपली स्टडी करता हूँ। एक बयान मुझे आपको उनका पूरी शासनकाल में से निकाल के दिखा दो जिसमें उन्होंने जातिवाद का कोई बयान दिया हो। उनका बात करने का तरीका, जिस तरह के मैनर्स है, जिस तरह की उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह से लोगों से प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह का काम करने का तरीका है, अपनी सरकार भी गलत है तो बोलो, खुल के बोलो, वो सब चीजें। अच्छा, आपने बीच में आरक्षण का नाम भी लिया था, तो ये आरक्षण सही है क्या? सर देखो, मैं इस चीज को गलत भी मानता हूं और गलत नहीं भी मानता हूं। मेरा कहने का मतलब है, आरक्षण से कहीं ना कहीं अयोग्य व्यक्ति आगे आते हैं, कैपेबल लोग पीछे रह जाते हैं। पर इसी कैटेगरी में मेरा समाज पीछे रह गया था ना बहुत सालों से। जिन्होंने फाइट करी, उन्होंने कहा कि क्यों हम नहीं लग सकते नौकरी, हम नहीं उन पदों पे जा सकते। आरक्षण सिर्फ उन लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग, उनको बूस्ट करके आगे लेके आता है। तो उसमें बहुत बच्चे हैं जो आज नौकरियां लगे हैं, बहुत लोगों जो जिन्होंने गवर्नमेंट में अपनी भागीदारी निभाई है कहीं ना कहीं। अच्छा लग रहा है कि अब लोग समझदार होने लग गए हैं, अर्थव्यवस्था सुधर गई है गुर्जर जाति की भी बहुत। तो ये जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि
जब तक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी रहे, तब तक आरक्षण की बातें मजबूती से रखी जाती थी। उनके जाने के बाद वो चीज़ें कहीं न कहीं डगमगा गई है सब। वो नेता नहीं है आज गुर्जर समाज के पास, जो अपनी बात को मजबूती से रख सके। ये नहीं कि मैं इस पार्टी में हूँ तो बात ही नहीं करूँ, मैं इस पार्टी में हूँ तो वो बात उसकी छेड़ दूँ, सामने वालों को नीचा दिखा दूँ। नहीं, यहाँ ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके लिए प्रायोरिटी ये हो कि लोगों का अच्छा हो, लोगों के लिए फ़ायदेमंद कोई चीज़ हो, लोग आगे आए, अच्छा करें, बेहतर करें। आरक्षण में बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये आरक्षण की जो लड़ाई थी, इसको लड़ने के लिए कई सालों से चली आ रही थी। 90s के दौर से चली आ रही थी। 2007 में जाके वो बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें बहुत लोगों ने अपने घर परिवार सब खो दिया एक तरह से। कईयों ने अपने चिराग खो दिए। मेंस जो सिंगल मेंस वाली फैमिली थी, उन्होंने मेंस खो दिए। कई जगह अफवाहों की वजह से दंगे हुए। बहुत कुछ खोया है आरक्षण में। तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, उसका रिजल्ट। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी बार बार गवर्नमेंट आती है और उन चीज़ों को हिला के रख देती है एकदम। हालांकि मैं कभी सामाजिक चीज़ों में पर्सनल एकदम एक तरफा नहीं गया हूँ, लेकिन गलत हो रहा हो तो मैं बोलता हूँ, और गलत हो रहा है। अभी बार बार गवर्नमेंट आती है, बैकलॉग्स हटा देती है, जो भर्तियों में नियुक्तियां हैं वो देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। बहुत दिक्कतें चल रही है, लेकिन ठीक है। मेरी कम्युनिटी के लिए आरक्षण एक रेवोल्यूशन का काम करके आया है, जिसमें उन्होंने उत्थान किया है। हमें सिर्फ जाना जाता था भेड़ बकरी वाले, गाय भैंस वाले, या फिर दूध वाले मानते थे हम। मैं आज इस एक्टिंग फील्ड में भी हूँ तो शायद उस विचारधारा के परिवर्तन की वजह से ही हूँ कि लोग आज मुझे एक्सेप्ट भी कर पा रहे हैं, नहीं, अदरवाइज। देखा जाए तो वो विचारधारा अभी भी है, लोगों में है ही वो विचारधारा तो। हाँ, बिल्कुल है। आज भी लोग गुजर मतलब गंवार, लोगों को ऐसा लगता है, पर बहुत गलतफहमी है। बहुत समझदार और सेंसिबल, बहुत ही मैच्योर ये प्रजाति है, जो हर जाति का खुले दिल से स्वागत करती है, सबको अपना मानती है। और जो कोई जातिवाद करता है, मैं बिल्कुल उसका साथ नहीं देता हूँ, लेकिन मेरी जाति में जातिवाद नहीं, लोगों से बहुत प्रेम है। किसी भी जाति के किसी भी शख्स के साथ बुरा हो रहा था, गुजर सबसे पहले आपको पाए जाएंगे। देख लेना, सोशल मीडिया ट्रेंड में देख लो, कहीं भी देख लो आगे, गुजर हमेशा अपनी भागीदारी निभाते। मैं ये नहीं कहता दूसरे नहीं निभाते, सब निभाते, अपनी जाति के सब लोग निभाते हैं। बट मैं उन लोगों में काउंट कर रहा हूँ जो जाति से ऊपर उठ के बात करते हैं। मेरी कम्युनिटी बहुत मैच्योर हुई है, पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो है। और मैं तो थोड़ा बदकिस्मत भी समझूंगा कि मेरी कम्युनिटी का सपोर्ट मेरे साथ वैसा नहीं है। मुझे मेरी कम्युनिटी से ज़्यादा तो मीणाओं से, जाटों से, इन लोगों से सपोर्ट मिलता है। मेरी कम्युनिटी के लोग पता नहीं क्यों मेरी टांग खींचने में लगे रहते हैं हमेशा से। बहुत से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कट्टर समर्थक है मेरी कम्युनिटी में भी। बट एक बड़ा धड़ा नहीं है वो। बड़ा धड़ा ना मतलब बेमतलब की चीजें ढूंढता रहता है हमेशा, गलत चीजों को प्रमोट कर देगा, लेकिन मुझे कभी उन्होंने सपोर्ट किया ही नहीं है। जबकि मैंने हमेशा सिर्फ उन लोगों के लिए काम किया कि मेरे अंदर से कुछ गलत नहीं हो, कुछ गलत चीज नहीं होता कि कल को जाके उंगली उठा सके मेरी तरफ। अच्छा, मतलब आप कौन सी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं? सर मैं बीजेपी को समर्थन करता था। करता था मतलब? मतलब जब मोदी का रिवोल्यूशन आया था 2014 में, मैं कट्टर मोदी समर्थक हुआ करता था। पर जब आप कोई नए व्यक्ति की लॉन्चिंग पे अक्सर उससे बहुत उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो, आपको लगता है ये तो परिवर्तन लाएगा, मेरा कट्टर वोट गया। मैंने सोचा यार, अक्सर सबने सोचा होगा, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सबने सोचा होगा। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हुआ करता था, फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जो नीतियां सिर्फ दिखाने के लिए की जा रही है, ग्राउंड लेवल पे वो नीतियां नहीं है। 70 साल में क्या चीजें नहीं हो रही थी? वो भी हो ही रही थी, अभी भी उतना ही हो रहा है। बट जो बीजेपी का जो कॉन्सेप्ट है ना दिखावे का, वो बहुत हाई पे है, ग्राउंड लेवल पे उतना ज्यादा मजबूत होता नहीं है। वो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट किया। और ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, साथ देखो, पसंद तो अभी भी उसके लीडर्स भी मुझे आते हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं व्यक्ति विशेष की तरफ ज्यादा जाता हूँ। और फिर अगर मुझे पार्टीज में इस समय कंपेयर करना होगा तो मैं कांग्रेस को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बिकॉज कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर जो लड़ाई है, फाइट बैक अच्छा कर रही है। और अच्छा, पर्सनल फेवरेट कोई नेता हो आपका? सर मैंने बातों बातों में पहले जवाब दिया है कि मेरे पसंदीदा नेता सचिन पायलट जी हैं, लेकिन इस कैटेगरी में सिंगल नेता नहीं रखता हूँ। मेरी कैटेगरी में सबसे प्रायोरिटी में सचिन पायलट जी हैं, किरोड़ीलाल मीणा है, हनुमान बेनीवाल है, रविंद्र सिंह भाटी है। ये वो तमाम नेता है जो जनता जिनको पसंद करती है सर, दिल से पसंद करती है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी से क्वेश्चन क्लिक करा, जैसे अभी उपचुनाव थे, उनकी एक सीट थी खुद की, वो भी गई, तो इसका क्या रीजन है? देखो क्या होता है, एक समय आता है जब आप सफलता में कहीं ना कहीं अपनी कमियां भुनाने में नहीं लगे रहते हो, सफलता के जो नशा होता है उसमें चूर हो जाते हो। अच्छे लीडर है हनुमान बेनीवाल जी,
उन्होंने उन कमियों की तरफ काम कम किया। यानी उन्होंने क्या किया, जो उनके ही बेहतरीन कार्यकर्ता थे ना, उनको बना के नहीं रखा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ की तरफ। वो कार्यकर्ता बिखर गए, उनकी पार्टी एकदम से अनबैलेंस हो गई है बहुत ज़्यादा। आप ये नोटिस करना, रिसेंटली जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स निकल के गए हैं, वो सारे इनकी पार्टी से निकल गए एकदम। दांगा जी इनकी पार्टी के थे, जिन्होंने हराया। बहुत सारे लीडर, क्या होता है, आप अच्छे लीडर और बड़े लीडर होते हो ना, तो आपको सबको बराबर रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनको मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ती है। पारुल गोदारा है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके छूट के आज कहीं न कहीं लोमोड़ जी हैं, रोहित लोमोड़ हैं, इनके प्रवक्ता हुआ करते थे प्रदेश के। बहुत सारे लोग हैं जो आज छोड़ के दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। उनको रोकना चाहिए था, उनको मजबूती से। इतनी जबरदस्त और इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी खड़ी करना कोई आम बात तो नहीं है सर। बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने। लेकिन अब अगर वो कहीं न कहीं उनका डाउनफॉल जा रहा है, तो उन डाउनफॉल सीखने के लिए आता है सर। वो सीखेंगे, कमबैक करेंगे, और बड़ा खिलाड़ी बड़ा कमबैक करता है सर। मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल जी कुछ बड़ा कमबैक करेंगे। अच्छा चलो थोड़ा पर्सनल जाते हैं। बिल्कुल। आपकी शादी हो रखी है? बिल्कुल हो रखी है सर। मैं तो उन लड़कों में से हूँ जो अपनी लुगाइयाँ छुपाते हैं ना। मैं अपनी लुगाई दिखाता हूँ सर, मेरे सोशल मीडिया पे है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लिमिटेड कंटेंट बनाऊँ उसके लिए, ताकि कोई अश्लीलता वाला कंटेंट नहीं बने। कल को जाके मैं गलत इंस्पायर नहीं कर पाऊँ किसी लेडीज़ों को मेरी वाइफ के थ्रू। अच्छे फॉलोवर है उसके, अच्छे चलता है उसका अकाउंट भी। पर उससे शिकायत मुझे नहीं हो कि मेरे पति अकेले स्टार है। वो स्टार नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, तो मैंने उसका भी अकाउंट बनाया, उसको भी वायरल किया। क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है, थोड़ा मैं फेमस हूँ, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उसको भी थोड़ा वो प्रेम मिलना चाहिए जो लोगों को सपोर्टिंग प्रेम मिलता है, सपोर्ट मिलता है लोगों का, उसको भी मिलना चाहिए। मैंने उसका भी अकाउंट बना रखा है, और 2 प्यारे-प्यारे से बच्चे हैं मेरे। एक का नाम किमायरा है, दूसरा का नाम कायरव है। छोरा मेरा छोटा है, छोरी मेरी बड़ी है। किमायरा के नाम यानी किया, उसको हम घर पे बोलते हैं, उसी के नाम से म्यूजिक कंपनी है मेरी, किया म्यूजिक। और लड़का थोड़ा नटखट है, दूसरा मेरा पैरेलल फोटोकॉपी है। अच्छा तो वो आप फिल्मों में काम करते हो, तो फेवरेट हीरो कौन है आपका? मेरा फेवरेट हीरो, तो मैं बेसिकली इमरान हाशमी को मानता हूँ। जो शख्स बिना कुछ ज़्यादा किए, कोई ज़्यादा खूब हैंडसम दिखता नहीं है बंदा। एक्टिंग स्किल से लोगों को बहुत अटैच करता है। उनकी एक्टिंग देखो आप, उनकी किसेस मत देखो। एक्टर बहुत अच्छे हैं। और हीरोइन? हीरोइन सर, मेरी नज़र में, मैं जो बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखी हैं, पर जो मुझे सबसे पहला प्रेम कहते हैं ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन में किसी से प्यार हो जाता है, तो बचपन वाला प्यार हो रखा है मुझे रवीना टंडन से। अच्छा। मतलब वो उस दौर में गोविंदा जी के साथ आती थी, ऐसे-ऐसे डांस करती थी, बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। बाद में चीज़ें बदली, लेकिन आज भी मेरी फर्स्ट चॉइस रवीना टंडन की अच्छा रहती है। गाड़ियों वाड़ियों का शौक है क्या आपको? बिल्कुल है, गाड़ियों का शौक है। फेवरेट गाड़ी कौन सी है? सर वैसे महँगी वाली गाड़ी में डिफेंडर है, सस्ती वाली गाड़ी में मेरा स्कॉर्पियो है। आपके पास कौन सी? सर मेरे पास दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, बस फेवरेट है मेरी दोनों गाड़ियाँ, डिफेंडर अच्छा भी है। साउथ की मूवी ज्यादा देखना पसंद है बॉलीवुड की या हॉलीवुड की? सर सारी देखता हूँ मैं तो। सीखेंगे कहाँ से? देखेंगे नहीं तो। लोग कहते थे पहले क्या होता था, सीखने के लिए किताबें पढ़ते थे। मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूँ सर, कंटेंट देखते हो आप? कंटेंट देखता हूँ। मैं मारवाड़ी भी देखता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ। अच्छा, उनकी हरकतें जो होती है ना, क्या होता है, एक नेचर में हरकत होती है किसी के। कोई किसी के लहजे में हरकत होती है, किसी के वो आलस कर रहा है तो उसमें भी एक हरकत होती है। वो सीखने को मिलता है। आप देखो सबको, कलाकारों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा किस टाइप की देखते हो आप मूवी वगैरह? सर मैं ज़्यादा रोतलू मूवियाँ नहीं देखता। क्रिएटिविटी वाली मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ, जैसे मास मूवीज़ है, जैसे कुछ अलग थीम पे बनी हुई फ़िल्में हैं। बेसिकली एक फ़िल्म है बहुत, महाराजा। आउटस्टैंडिंग। सर देखना आप, मज़ा आ विजय जाएगा सर। सेतुपति। विजय सेतुपति की फ़िल्म है, और एक डस्टबिन के ऊपर क्या फ़िल्म बनाई है सर उन्होंने। देखी है मैंने। सर मज़ा आ जाएगा देख के, बहुत तगड़ी फ़िल्म है। और मैं कहूँगा कि ऐसी फ़िल्में देखता हूँ मैं अधिकतर। शॉर्ट कहानियाँ सुनता हूँ, मतलब फ़िल्म का एक्सप्लेनेशन ना शॉर्ट में सुनता हूँ, तो कहानी को विज़नरी सोचता हूँ, थिंक करता हूँ, बहुत चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, कैसे कहानी डेवलप करते हैं राइटर्स। अच्छा कोई अभी जो साउथ का क्रेज चल रहा है अभी देखे तो अपन, तो साउथ के अंदर कोई फेवरेट हीरो है क्या आपका? हीरो? सर बेशक, मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से, मतलब बार-बार मिसजज करता रहा, लेकिन मुझे वही फ़ेवरेट है और मुझे वही अच्छे लगते हैं, एनटीआर, जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर। मतलब क्या बंदा है यार, क्या ट्रांसफ़ॉर्म किया है, ऐसा मोटे से हुआ करते थे एक ज़माने में, और वो एकदम स्लिम, फिटेस्ट, और क्या एक्टिंग है, उनका डांस देखना सर कभी आप। अल्लू अर्जुन और उनको कंपेयर किया जाता है हमेशा, वो दोनों बहुत बेहतरीन डांसर हैं। तो सोच नहीं सकते इतना अच्छा डांस करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम अगर ऐसे कर दें तो नचनीय, अगर वो ऐसे करके ऐसे कर देना तो वो डांसर है। ये फ़र्क है।
हमारे यहाँ का थ्रोट भी चेंज नहीं होता ना, उन लोगों का डांस देख के हम खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका रीजनल डांस से अटैच होता है उनका डांस। अच्छा, हम घूमना पसंद है आपको? बहुत सर। कहाँ कहाँ गए हो? सर मैंने राजस्थान में तो लगभग जगह घूम चुका हूँ, कोई जगह छोड़ी नहीं है, एक आधी जगह, एक जैसलमेर रह रहा है बस, बाकी ऑलमोस्ट जगह घूमा हूँ। बाहर में कश्मीर देखना चाहता हूँ, कश्मीर अभी नहीं देखा है मैंने, बाकी बहुत जगह घूमा हूँ बाहर में। गुजरात साउथ में घूमा हूँ, इधर क्या नाम है, हिमाचल विमाचल, ये सब सब चीजें देखी लगभग। अब बस कश्मीर देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कश्मीर देखना चाहता हूँ, बाकी आउट ऑफ कंट्रीज जाने का बहुत शौक है मुझे, और वो मैं जल्द बैक टू बैक करूंगा। अच्छा, किस तरह की जगह जाना ज़्यादा पसंद करते हो आप? सर पीसफुल जगह पे, पानी वाली जगह, बहुत शांत होती है, बस पानी की आवाज आती है, छप आके किनारे से लगता है, बड़ा सुकून मिलता है उसमें। एक पहाड़ी वाले एरियाज में जहाँ पर दूर दूर तक आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आती है वहां पर, और बेसिकली जहाँ पर कुछ सीखने को मिले, जैसे चित्तौड़ हो, जहाँ पर हिस्टोरिकल कोई चीज हो ना, जो कहानियां कोई गुजर चुकी है, देखने में मजा आता है, उससे क्या हमें विजन मिलता है एक सोचने का, अच्छा ऐसे राजा होता होगा, ऐसे होता होगा, ऐसे अच्छा, करके। गानों का शौक है आपको? बहुत सर। किस तरह के सुनते हो? सर बेसिकली तो अच्छे कलाकार को सुनता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो पंजाब में हो, राजस्थान में हो। कई लोग ना बहुत डाउटफुल होते हैं कि यार मैं राजस्थानी गाने क्यों सुनूं, इनका तो कोई लेवल ही नहीं है, मैं तो ढांडा नोलिया वाला सुनूंगा। सर मैं ढांडा भी सुनता हूँ और राजस्थान के लोगों को भी सुनता हूँ। अगर कोई बाहर का गाना अच्छा है, अच्छे कलाकार ने गाया तो उसको भी सुनता हूँ, यानी जो बेहतर है उसको सुनने की कोशिश। म्यूजिक ने ऐसी उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अच्छा, कोई कोई फेवरेट हो? फेवरेट गाना, नहीं, फेवरेट गाना या कोई सिंगर? सिंगर, सर सोनू निगम, क्या सिंगर है सर। मतलब कोई सिंगर लिया हो मार्केट में, वो उसकी आवाज में भी गा देगा बंदा, इतना टैलेंटेड सिंगर है वो। हरकतें वो बिना ऑटो ट्यून और बिना स्टूडियो के भी ऐसी आवाज निकाल सकता है बंदा, इतना टैलेंटेड सिंगर है बहुत। बस फर्क इतना है कि वही, जैसे लोबीज की बात हो रही थी राजस्थान सिनेमा में, वहां पे भी लोबीज नहीं चाहती कि सिंगर में जो सोनू निगम इतना बड़ा काम कर पाए। तो चलिए सर, खत्म करते हैं। बिल्कुल खत्म करते हैं, और बहुत मजा है आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इंफॉर्मेटिव होगा, और कोई विवाद हो तो भैया मेंशन करके बता देना। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया आपके अच्छा, इस चैनल पर। आपसे पर्सनली मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए